आज हम चैप्टर 3 मूवमेंट को डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मूवमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट। ओके, तो मूवमेंट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। मूवमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक फोर्स की टर्निंग इफेक्ट होती है किसी बॉडी पर, किसी पॉइंट के अबाउट। कोई भी बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट ही रोटेट होगी। अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही होगी तो किसी पॉइंट के अबाउट ही रोटेट होगी। तो बेसिकली अगर हम माने कि किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर एक फोर्स F अप्लाई हो रहा हो, इस डायग्राम में जैसे शो हो रहा है, और उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और उस पॉइंट के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d हो, पॉइंट O से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d हो, तो ये फोर्स पॉइंट O के अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स। जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है किसी बल के द्वारा किसी बॉडी में, उसे हम मूवमेंट कहते हैं। और मूवमेंट मैथमेटिकली होता है, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। मैथमेटिकली मूवमेंट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द पॉइंट about which the movement is required and the line of action of the force। ओके, तो मैथमेटिकली हम देखते हैं मूवमेंट इज़ इक्वल टू पॉइंट ओ के अबाउट। अगर मैं इस फोर्स का मूवमेंट निकालूँ तो मूवमेंट इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी होगा, वेयर एफ इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अबाउट विच द मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जिसके अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है, उस पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। ओके, अच्छा, बेसिकली हम जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की जो हम यूनिट यूज़ करते हैं MKS में, वो मीटर होती है। तो मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर, MKS SI में हो जाएगा बेसिकली। तो अगर फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन में हम लें और डिस्टेंस को हम मीटर में लें, तो आपके मूवमेंट की यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और अगर डिस्टेंस mm में हो तो उसी तरह से न्यूटन mm में। नेक्स्ट, अब मूवमेंट कितने तरह से होता है? कोई भी चीज़ दो ही तरह से रोटेट हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मूवमेंट दो ही तरह का होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर कोई फोर्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट किसे कहते हैं? किसी बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया और उस किसी पॉइंट के अबाउट उस फोर्स की वजह से वो बॉडी घड़ी की दिशा में घूमने लगे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगे, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स whose effect is to turn or rotate the body about the point in the opposite direction in which the hands of a clock move। अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स इस तरह से अप्लाई हो कि वो उस बॉडी को घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घुमाए, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, तो ऐसे मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। ओके, तो मूवमेंट बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। ओके, और मैथमेटिकली मूवमेंट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मूवमेंट किसके बराबर होता है? बल का परिमाण गुणे
जिस बिंदु के परितः हमें मूवमेंट निकालना है उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मूवमेंट दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, अब हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि एक फोर्स है, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, एक 15 न्यूटन का फोर्स है, इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ ए डोर, किसी दरवाजे के एज पर लग रहा है, 0.8 मीटर वाइड, 0.8 मीटर चौड़ा है वो। फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द हिंज, अबाउट द हिंज, कब्जा बोलते हैं हिंदी में हिंज को। इफ़ दिस फोर्स इज़ अप्लाइड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द एज ऑफ द सेम डोर एज शोन इन फिगर, फाइंड द मूवमेंट। तो हमें दो तरीके से निकालना है। पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, दरवाजे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया 15 न्यूटन का। ओके, और दरवाज़ा 0.8 मीटर का है। ओ पॉइंट हिंज पॉइंट है, कब्ज़ा, जिसे जो दरवाज़ा होता है हिंज से हेल्प से हम लोग उसको माउंट करते हैं। तो 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जो परपेंडिकुलर है डोर से, तब उस कंडीशन में हमें इस पर पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स का मूवमेंट निकालना है। फिर अगर ये फोर्स 60 डिग्री पर लग रहा हो तो हमें पॉइंट ओ के अबाउट इसका मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहली कंडीशन में हमें पास क्या दिया गया है, गिवन है, गिवन में है फोर्स पी 15 न्यूटन जो लगाया गया है, और विड्थ ऑफ द डोर, डोर की जो चौड़ाई है वो 0.8 मीटर। अब सबसे पहले मूवमेंट व्हेन द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डोर, पहली कंडीशन क्या है, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो डोर पर, तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर पॉइंट ओ के अबाउट अगर हम मूवमेंट निकालें तो पॉइंट ओ के अबाउट मूवमेंट एम इज इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of the force and the point about which we calculate the moment. तो here perpendicular distance हो गई 0.8 मीटर और फोर्स हो गया 15 न्यूटन। तो 15 इंटू 0.8 12 न्यूटन मीटर। यूनिट क्या बताई थी मैंने मूवमेंट की, न्यूटन मीटर। तो 12 न्यूटन मीटर हो यहाँ पर आपका मूवमेंट हो जाएगा पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स 15 न्यूटन के फोर्स की। अब इसी फोर्स को अगर 60 डिग्री पर अप्लाई करेंगे तब हमें क्या करना होगा, तो हमें जो क्या है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो रहा नहीं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, तो या तो हम इसमें नीचे की तरफ लाइन को ड्रॉ करके पॉइंट ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ एक्शन पर, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर, उसकी डिस्टेंस हम निकाल लें, ठीक है। या हम इसमें इसके मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मेथड यूज़ करेंगे कि पॉइंट ओ से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालेंगे। तो एफ, और फिर हम एफ इंटू डी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है, तो ये अपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा। यहाँ पर ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये बेस हो जाएगा बी सी, ओ बी हाइपोटेनियस होगा और ओ सी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, साइन यूज़ कर सकते हैं। ओ सी इज़ इक्वल टू होगा ओ बी साइन 60। ट्राइंगल ओ बी सी में ओ सी इज़ इक्वल टू होगा ओ बी साइन 60। ओ बी है 0.8 और साइन 60 की वैल्यू 0.866, तो 0.693 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ओ के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये 10.4 न्यूटन मीटर आया। तो दोनों केसेस में हम बस सिंपल सा मैंने इसमें मूवमेंट का जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं एम इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी, सिर्फ इसको ही यूज़ किया है यहाँ पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वैरिगनन्स प्रिंसिपल। वैरिगनन्स प्रिंसिपल क्या है, या इसे लॉ ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वैरिगनन्स प्रिंसिपल, या इफ़ ए नंबर ऑफ coplanar forces are acting simultaneously on a particle
the algebraic sum of moments of all the forces about any point is equal to the moment of their resultant force about the same point। इसको मैं सिंपल फॉर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर किसी बॉडी के किसी एक पॉइंट पर कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हों, किसी पॉइंट पर नहीं, किसी बॉडी पर अगर कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हों एक साथ, तो अगर इंडिविजुअली सभी फोर्सेस का हम मोमेंट निकालें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, ओके, और उनका अलजेब्रिक सम कर दें, तो वो अलजेब्रिक सम बराबर होगा उन फोर्सेस के रिजल्टेंट के मूवमेंट के बराबर सेम पॉइंट के। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी बॉडी पर फोर्सेस हैं, अप्लाई हो रहे हैं F1, F2, F3। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो मान लीजिए कोई बॉडी हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके, इस पर फोर्सेस लग रहे हैं F1, फोर्सेस यहाँ अप्लाई हो रहे हैं F1, F2, F3 मान लिया, ओके। और ये F1, F2, F3 का किसी पॉइंट O के अबाउट अगर मैं मूवमेंट निकालूं, किसी पॉइंट O के अबाउट अगर मूवमेंट, तो वो मूवमेंट है आपका बराबर, मान लीजिए मूवमेंट होगा पॉइंट O के अबाउट, मूवमेंट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू दी F1 इंटू D1 तो सारे फोर्सेस का मूवमेंट का अलजेब्रिक सम F1 इंटू D1 तो मान लेते हैं फोर्स F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी पॉइंट O से D1, F2 फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी D2 और F3 फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी D3, ओके। तो फर्स्ट फोर्स का पॉइंट O के अबाउट मूवमेंट आएगा F1 इंटू D1, सेकेंड फोर्स का मूवमेंट आएगा पॉइंट O के अबाउट F2 इंटू D2 एंड थर्ड फोर्स का मूवमेंट आएगा F3 इंटू D3। अगर हम इन सब का अलजेब्रिक सम कर दें पॉइंट O के अबाउट, तो टोटल मूवमेंट अलजेब्रिक सम कर दें सभी मूवमेंट्स का, तो टोटल मूवमेंट आ जाएगा पॉइंट O के अबाउट इन फोर्सेस का। तो अकॉर्डिंग टू वेरिगनेस प्रिंसिपल क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट ये है कि अगर इन सारे फोर्सेस का F1, F2, F3 का रिजल्टेंट R हो और वो रिजल्टेंट R पॉइंट O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो वो अगर D हो, ओके, तो मूवमेंट क्या होगा पॉइंट O के अबाउट? पॉइंट O के अबाउट रिजल्टेंट का मूवमेंट आ जाएगा R इंटू डी, R इंटू डी। तो अकॉर्डिंग टू वेरिगनेस प्रिंसिपल, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द पॉइंट, सेम पॉइंट, इज इक्वल टू दी algebraic sum of all the movement of all the forces about same point।
मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F1 ऑफ रिजल्टेंट सॉरी मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 F2 F3. ओके, तो देन मूवमेंट here if the moment of resultant force of F1 F2 F3 is equal to R into D about a point O, then it is equal to the algebraic sum of moment of all the forces about the same point. सेम पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम बराबर होगा उन फोर्सेस के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर उसी पॉइंट के अबाउट. ओके, तो ये वेरिग्नन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं. ओके, केवल इसका स्टेटमेंट हमें पढ़ना है तो इसको हम याद कर सकते हैं. ओके, इसका प्रूफ हमें नहीं करना है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स. तो एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट दो तरह से है. सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. हम मोमेंट का यूज़ करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए. अगर फोर्सेस कॉन्करेंट नहीं हैं, ओके, तो उन फोर्सेस के रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें मूवमेंट मेथड का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. और दूसरा है लीवर्स, उत्तोलक. लीवर्स को समझने के लिए हम मूवमेंट का यूज़ करते हैं. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बाय मूवमेंट. कैसे हम जब फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस नहीं हों तो उनके रिजल्टेंट की पोजीशन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये सीखते हैं. इसमें दो ही चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एज डिस्कस्ड अर्लियर चैप्टर. कुछ नहीं करना है. सबसे पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करके उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड, उन फोर्सेस के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है. उसके बाद नाउ इक्वेट द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और उसके बाद हम वेरिग्नन्स प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं. कैसे? नाउ इक्वेट द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट. ओके, तो वहाँ पर हम वेरिग्नन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. मान यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. 3 forces of 2 Newton, 3 Newton and 4 Newton act along the 3 sides of an equilateral triangle of side 100 mm. एक 100 mm का इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड 100 mm की है और उसकी साइड्स के अलॉन्ग 3 फोर्सेस लग रहे हैं. 2 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स. तो हमें इन फोर्सेस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी पोजीशन निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले इन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के, ओके, इन फोर्सेस को रिजोल्यूशन मेथड की हेल्प से हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. इन फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट करके हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. वहाँ हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं R इज़ इक्वल टू दी अंडर रूट सिग्मा H स्क्वायर प्लस सिग्मा V स्क्वायर. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे चैप्टर 2 में. तो यहाँ पर फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर हम कंपोनेंट करें, रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, तो सिग्मा H और उनका अलजेब्रिक सम करें तो सिग्मा H. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स एक्सिस में, तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया. फिर क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, 3 न्यूटन का फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो 3 न्यूटन तो 3 कॉस थीटा. ठीक है, पहले भी हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं. और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 4 न्यूटन वाले फोर्स का टोटल एंगल होगा 240 डिग्री. ये 60 प्लस 180 240 डिग्री की, तो 4 कॉस 240.
हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3, जहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स हैं, ठीक है, फोर्सेस के। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया -1.5 न्यूटन। अब वर्टिकल कंपोनेंट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3। ओके, तो F1 2 न्यूटन, साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पहला 2 न्यूटन वाला फोर्स 0 डिग्री का एंगल पे है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो वो 0 हो गया। फिर 3 साइन 60 माइनस 4 साइन 60, इन्होंने माइनस साइन यूज़ किया है, आप उसको अगर 4 साइन, यहाँ पर आप 3 साइन 120 और 4 साइन 250 भी रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन 180 माइनस 60 120, और यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साई 180 प्लस 60 किया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस साइन उन्होंने पहले से लगा दिया है। तो आप कैलकुलेटर में अगर 3 साइन 120 प्लस 4 साइन 250 भी करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ वैल्यू आई माइनस का 0.866। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ये आया, इसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 1.732 न्यूटन। अब पोजीशन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्स है। पॉइंट बी से जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है। ओके, नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के अबाउट रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट क्या होगा, मान लिया हमने वो एक्स डिस्टेंस पर, तो 1.732 इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिजल्टेंट फोर्स का हो गया। और सिर्फ एक फोर्स बचेगा, फोर्स 2 न्यूटन वाला फोर्स और 4 न्यूटन वाला फोर्स पॉइंट बी से पास हो रहे हैं, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट बी से 2 न्यूटन वाले फोर्स की और 4 न्यूटन वाले फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से ही पास होती है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट निकालना है, तो उस फोर्स का उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 होता है। ओके, केवल 3 न्यूटन वाले फोर्स की हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ओके, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 100 mm हो गया, ये एंगल साइन 60 डिग्री का हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ पर 100 साइन 60। ओके, 100 साइन 60, तो 3 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ हमने अप्लाई किया है और इक्वेट किया है इसे वैरिग्नन प्रिंसिपल से। ओके, तो यहाँ पर x आ गया है, एक्चुअली इन दोनों को बराबर इक्वेट किया गया है, हमने इक्वेट किया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई 259.8 अपॉन 1.732, यानी कि 150 mm डिस्टेंस पर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो पॉइंट बी से, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, पॉइंट बी से 150 mm डिस्टेंस पर पास करेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1.732 न्यूटन। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लीवर्स की अगर हम बात करें तो लीवर क्या होते हैं। लीवर उत्तोलक एक सबसे सिंपल मशीन है, इसको हम मशीन बोलते हैं, सिंपल मशीन, सिंपलेस्ट मशीन। ए लीवर इज़ ए रिजिड बार and is hinged at one point, yeah, it is free to rotate about the hinged end and called fulcrum। एक लीवर एक रिजिड बार है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, एंड इज़ हिंज्ड एट वन पॉइंट, हिंज यानी पिन जॉइंट होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट, और उस पॉइंट पिन जॉइंट के अबाउट वो बार रोटेट कर सकती है फ्रीली। उस हिंज पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुलक्रम पॉइंट। ओके,
तो एक लीवर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लीवर क्या होता है ज़रा देखें। ये एक स्ट्रेट बार और एफ पॉइंट के अबाउट ये हिंज्ड है। अब ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है फ्रीली, तो इस स्ट्रेट बार को हम लीवर कहते हैं। ओके, लीवर। अब नाउ लीवर्स कितने तरह के होते हैं अगर हम यहाँ देखें टाइप्स ऑफ लीवर, तो दो तरह के लीवर्स होते हैं, सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर। ओके, तो सिंपल लीवर क्या है? ए लीवर विच कंसिस्ट ऑफ वन बार, केवल जिसमें एक ही बार हो, तो ऐसे लीवर्स को हम सिंपल लीवर्स कहते हैं। मान लेते हैं, तो लीवर्स में क्या होता है, लीवर्स का यूज़ किया जाता है कम लोड लगाकर, कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने के लिए हम लीवर्स को यूज़ करते हैं। ओके, नहीं देखिए, अब इसको मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट बार किसी पॉइंट एफ के अबाउट हिंज्ड है। ओके, यहाँ पर पॉइंट ओ पर एक वेट हैंग्ड है डब्लू। ओके, और पॉइंट ओ जिस पॉइंट पर हमने वेट अप्लाई किया उस पॉइंट से फुलक्रम पॉइंट की डिस्टेंस है बी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस वेट को लिफ्ट करने के लिए हमने एक एफर्ट अप्लाई किया है पी। ओके, पी की पॉइंट एफ से जो डिस्टेंस है वो है ए। एक सिंपल लीवर में फुलक्रम पॉइंट से एफर्ट जिस पॉइंट तक लगाया जाता है उस आर्म को एफर्ट आर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ए डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म, और फुलक्रम पॉइंट से जहाँ वेट अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यहाँ लिफ्ट करना होता है जिस वेट को, उसकी डिस्टेंस को हम कहते हैं वेट आर्म, एफर्ट आर्म और लोड आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है स्मॉल बी, ये हमारी लोड आर्म की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म बी। यहाँ पर एफर्ट हुआ पी, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म हो गया ए, डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म हो गई बी, और हमारे लिए जो लोड लिफ्ट करना है वो है डब्लू। ओके, अब हमें इन दोनों फोर्सेस का पॉइंट एफ के अबाउट मूवमेंट निकालना होगा। कब लिफ्ट होगा डब्लू? जब पी फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला मूवमेंट वेट डब्लू से प्रोड्यूस होने वाले मूवमेंट से ज़्यादा हो जाए। फोर्स पी, एफर्ट पी, फुलक्रम पॉइंट एफ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, और वेट डब्लू पॉइंट एफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफर्ट से प्रोड्यूस होने वाला मूवमेंट पॉइंट एफ के अबाउट इक्वल होगा वेट से प्रोड्यूस होने वाले मूवमेंट के बराबर जो पॉइंट एफ के अबाउट होगा। ओके, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अप्लाई करें तो ये मूवमेंट अगर हम लें पॉइंट एफ के अबाउट, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मूवमेंट डेवलप्ड बाय द एफर्ट इज इक्वल टू द मूवमेंट डेवलप्ड बाय द लोड, P इंटू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी। यहाँ पर W अपॉन पी इज इक्वल टू ए इंटू बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो W अपॉन पी लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। ओके, तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज अगर आर्म की डिस्टेंस से देखा जाए तो ये बराबर होता है लोड आर्म डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म। ओके, यहाँ पर अगर ए की वैल्यू को ज़्यादा रखा जाए, ज़्यादा बड़ा हो और बी की कंपैरिजन में, तो हम यहाँ देखेंगे कि हम बहुत स्मॉल एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सिंपल लीवर्स 3 तरह के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, या हम कहते हैं लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर, लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसमें बस एफर्ट, लोड और फुलक्रम पॉइंट के पोजीशन में चेंज करके 3 तरह से हम सिंपल लीवर्स को क्लासीफाई करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में आप देखो लोड और एफर्ट के बीच में फुलक्रम पॉइंट होता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीवर में एफर्ट और फुलक्रम के बीच में लोड होता है,
और थर्ड ऑर्डर लीवर में लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट होता है। ओके, यहाँ एफर्ट और फल्क्रम के बीच में लोड, और थर्ड में लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह से लीवर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का लीवर है कंपाउंड लीवर, जिसमें कंपाउंड लीवर हम उन्हें कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार्स होते हैं, लीवर्स होते हैं। तो ऐसे लीवर्स को हम कंपाउंड लीवर्स कहते हैं। ये जैसे कि फिगर्स में दिखाया गया है, ए बी सी और सी डी, ये आपके कंपाउंड लीवर्स हैं। यहाँ पर P एफर्ट है, फल्क्रम पॉइंट F1 है, W वेट यहाँ पर लोड। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, यहाँ A B C C D E D और E G आपके सिंपल लीवर्स हैं, तीन लीवर्स हैं यहाँ पर। ओके, तो ये कंपाउंड लीवर्स हैं। कंपाउंड लीवर्स का जो लिवरेज होता है, लिवरेज हम मैकेनिकल एडवांटेज भी कह सकते हैं, वो बराबर होता है लिवरेज ऑफ फर्स्ट लीवर मल्टीप्लाइड बाई लिवरेज ऑफ सेकंड लीवर एंड मल्टीप्लाइड ऑफ लिवरेज ऑफ थर्ड लीवर। ओके, तो फर्स्ट लीवर के सेकंड लीवर थर्ड लीवर जितने भी लगाए जाएँ, जितने भी लीवर लगाए जाएँ, उनके लिवरेज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ओके, तो इसी के साथ आज हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में आज हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट ऑफ ए मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा वैरिगनेंस प्रिंसिपल, फिर एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट्स में पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, कि किसी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट की पोजीशन निकालने के लिए, और दूसरा लीवर्स के बारे में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।